हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिखा चौधरी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है फार्मकेशन। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एग्जिट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से। एग्जिट एग्जामिनेशन डिक्लेयर हो चुका है, पीसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है जो भी नोटिफिकेशन है कि एग्जिट एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जिट एग्जामिनेशन का अभी तक पीसीआई ने कोई भी ब्यौरा नहीं दिया है। ब्यौरा का मेरा यहाँ पे मतलब है कि उन्होंने नहीं डिस्कस किया है कि कौन से सब्जेक्ट से, यानी कि फार्मास्यूटिक्स से इतने नंबर का आएगा या आपका एचएपी से इतने मार्क्स का आएगा, वो अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। तो फॉर ए सेफ साइड वी विल स्टार्ट विद प्रिपरेशन सो दैट कि अगर आता भी डिक्लेरेशन आपको एग्जाम देना है तो हमको कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। तो आज से हम इस चीज की शुरुआत करेंगे। मैंने यहाँ पे जितने भी नोट्स बनाए हैं वो एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पर्पज से भी बनाए हैं, और एक डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी अगर इसको पढ़ के एग्जाम देना चाहें, अपने ईयरली एग्जाम देना चाहें डी फार्मा के, तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। और बी फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि डी फार्मा फर्स्ट ईयर और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम है, सेम ही दोनों के सब्जेक्ट्स हैं, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अदर देन दैट मैंने एक ग्रुप भी, या आप कह सकते हो एक चैनल भी मैंने डेवलप कर लिया है टेलीग्राम पर। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जितने भी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स को इस तरह के हैंड रिटन नोट जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, अगर वो चाहिए तो आप उस चैनल को या उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी मैं डिस्कशन करूंगी, जितने भी टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगी या टॉपिक डिस्कस करूंगी, या जो भी मैं मटेरियल अवेलेबल कराऊंगी, उसका जो रेफरेंस है, मैंने जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं आपके डी फार्मेसी के बच्चों के लिए या फिर फार्मासिस्ट की जितनी वैकेंसी निकलती है उसमें जो सिलेबस होता है उसको रेफरेंस मानते हुए, दूसरा जो पीसीआई ने सिलेबस अभी डाला है या फिलहाल जो चल रहा है डी फार्मेसी के स्टूडेंट का सिलेबस ER20 जो कोर्स हैं उसको रेफरेंस मानते हुए, और बी फार्मेसी के जो जीपैड में जो सिलेबस होता है उसको रेफरेंस मानते हुए मैंने यहाँ पे कंक्लूड की हैं चीजें। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल आपको होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिक्स का पहला टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया मैं कई बार पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये सारे नोट्स स्पेशली न केवल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ईयरली एग्जामिनेशन के पर्पज से हैं, बल्कि मुख्य तौर पे ये उस पर्पज से है ताकि आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसको आप फेस कर पाए। तो वहां पे मैंने पॉइंट वाइज एक अलग तरीके से यहाँ पे नोट्स मैंने बनाए हैं, तो कि आपको इजी रहे। और अगर आपको ये नोट्स नहीं समझ में आते हैं, आपको कोई अलग परफॉर्मा चाहिए, तो आप मेरे को ये भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आई विल ट्राई टू कंक्लूड माई नोट्स इन दैट परफॉर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस फार्मेसी प्रोफेशनल या फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इन टू पार्ट्स। हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट है आजादी से पहले, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, और सेकंड है आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन क्या था इंडिया में? तो द वेस्टर्न सो कॉल्ड एलोपैथिक सिस्टम केम इनटू द, अच्छा ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। लिख मैंने इसलिए दिया है कि सेमेस्टर एग्जाम या ईयरली एग्जाम के पर्पज से भी आप पढ़ पाए, लेकिन इसके मायने हम बेसिकली अगर आपको समझाना चाहें तो जो वेस्टर्न, जब वेस्टर्न रूलर्स या फिर जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, सबसे पहले वो व्यापारी बन के ही हमारे भारत में उनका आगमन हुआ था, वो आए थे। उसके बाद उन्होंने रूल किया, शासन किया। जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश व्यापारी थे, वो अपने साथ एलोपैथिक सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में इंट्रोड्यूस उन लोगों ने किया था। वो लेके आए थे, कुछ मेडिसिन लेके आए थे, उनको सिस्टम के बारे में पता था। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो जो बायोलॉजिकल या फिर आप कह सकते हो कि आयुर्वेदिक जो सिस्टम था उसको फॉलो करते थे। जो नेचुरल सोर्स से प्रोवाइड होती थी चीजें, दवाइयाँ जो प्रोवाइड होती थी, एक्टिव कॉन्स्टेंट जो प्रोवाइड होते थे, उनको ट्राई करते थे किसी भी पेशेंट के डिजीज को क्योर करने के लिए, उसको सही करने के लिए। एलोपैथिक सिस्टम को यहाँ पे इंडिया में, भारत में कोई नहीं जानता था। तो ब्रिटिश ट्रेडर्स ने उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जो कि बाद में रूलर्स बने अंडर ब्रिटिश सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा दिया गया एलोपैथिक सिस्टम को, क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम जो था वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रिलीफ तो देता था, लेकिन उस रिलीफ तक जाने के लिए एक अच्छा खासा समय भी लगता था। उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन आप कह सकते हो, जो उसका असर जो जाता था, थेरेपेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस आउट होता था, उसको आने के लिए, उसको इफेक्ट को शो होने के लिए अच्छा खासा समय लगता था, जब तक कि वो पेशेंट उस बीमारी से क्या पता सर्वाइव कर पाए ना कर पाए, या फिर उसको पेन है तो वो तब तक उस पेन को
बर्दाश्त करता था। लेकिन एलोपैथिक सिस्टम में जस्ट अपोजिट था। एलोपैथिक सिस्टम में आज भी अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो उसका जो एक्शन है वो फास्ट है इन कंपैरिजन टू आयुर्वेदिक टैबलेट्स या आयुर्वेदिक कोई भी प्रिपरेशन। तो वही सेम केस वहां पे थे। अब एलोपैथिक सिस्टम क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स ने या ब्रिटिश ट्रेडर्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, एंड एट दैट टाइम दैट ब्रिटिश पार्ट या फिर आप कह सकते हो उनकी जो कंट्रीज थी वो वेल डेवलप्ड थी या फिर प्रॉपरली डेवलप्ड थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। और यहाँ पे हम रफली तरीके से अपना छान के चीजों को काढ़ा बना के इस तरह की चीजें हम मेडिसिन के तौर पे दिया करते थे। तो वो दिखने में भी ना, एलोपैथिक जो मेडिसिन थी दिखने में ना केवल अट्रैक्टिव थी बल्कि उनका थेरापेटिक इफेक्ट भी इन कंपैरिजन टू आयुर्वेदिक मेडिसिन जल्दी आ जाता था। तो जब उसका इफेक्ट इतना अच्छा आ रहा था और कुछ ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे वो उसको प्रमोट भी कर रहे थे और हम इंडियंस जो थे वो भी इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, तो वो एक बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से वो एलोपैथिक सिस्टम भारत में फैलता चला गया। एट दैट टाइम इट वॉज मेंट फॉर रूलिंग रेस ओनली। उस टाइम सिर्फ एक रूलिंग रेस की तरह थे। रूलिंग रेस की तरह के क्या था, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश रूलर्स जो थे या ट्रेडर्स जो थे उस टाइम पे, वो ट्राई कर रहे थे एलोपैथिक सिस्टम को कंपेयर कर रहे थे आयुर्वेदिक सिस्टम से, और वो बता रहे थे इंडियंस को, या फिर अनडायरेक्टली वो मैसेज इंडियन तक जा ही रहा था कि एलोपैथिक सिस्टम इज मच मोर ओके या मच मोर एक्टिव देन द योर आयुर्वेदिक सिस्टम। तो वो उस टाइम पे हो रहा था, एक रेस टाइप की चल रही थी। अब आगे अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैंने बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि 1940 के टाइम पे मैंने यहाँ पे कुछ ईयर्स मैंने अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं सो दैट कि इजी रहे, थ्योरी टाइप का ना रहे। इस तरीके से आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में या आपके जो ईयरली एग्जाम होते हैं उसमें भी लिखते हैं तो ये बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है लिखने में भी और दिखने में भी आंसर शीट में। तो ये भी आप देख सकते हैं अप्लाई करके। तो बिफोर 1940, बिफोर इंडिपेंडेंस, इनिशियली ऑल द ड्रग्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, लेटर सम ड्रग्स वर, अच्छा उससे पहले बिफोर इंडिपेंडेंस इनिशियली, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेदिक सिस्टम था इंडिया में, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, एलोपैथिक सिस्टम को लोग जानते नहीं थे, तो इनिशियली शुरुआत तौर पे यूरोप से जो मेडिसिन थी वो जो थी इम्पोर्ट की जाती थी इंडिपेंडेंस से पहले। लेटर सम ड्रग्स ऑफ दिस सिस्टम बिगेन टू मैन्युफैक्चर, और बाद में कुछ ड्रग इस सिस्टम की मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गई हमारी कंट्री में ही। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होना है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड क्या है मार्केट में। जब वो इंपोर्ट हो रही थी यूरोप से, तो हमारे जो इंडियंस थे या फिर और जो लोग थे वो भी इसको कंज्यूम कर रहे थे, तो डिमांड बढ़ती चलेगी, और डिमांड जहां बढ़ती है देयर आर मच मोर चांसेस ऑफ प्रॉफिट इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो वो उस तरह से उस बिजनेस को एनहांस करने के लिए भी बाद में कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में भी स्टैब्लिश की गई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशन के प्रोडक्शन के लिए की गई। अब 1901 में क्या होता है, 1901 में बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स कलकत्ता में आचार्य पीसी राय द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया। 1901 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। 1903 में क्या होता है, एक स्मॉल फैक्ट्री एट परेल बॉम्बे में है, वो प्रोफेसर टी के गुजर ने एक स्मॉल फैक्ट्री परेल मुंबई में स्टैब्लिशमेंट किया। किसमें, 1903 में। ये 1903 है, 1901, 1907, ये ईयर्स याद रखने वाले हैं। याद रखने वाले के साथ साथ इन ईयर्स में हुआ क्या, क्या चेंजेस हुए या क्या एड ऑन हुआ हमारा फार्मेसी के प्रोफेशन में, वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। 1907 एलेम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ोदरा बाय प्रोफेसर टी के गुजर, सेम पर्सन बाय प्रोफेसर टी के गुजर ने एलेम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ोदरा में जो था वो स्टैब्लिशमेंट किया। अब बात आती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1914 से 1920 के अंतराल में क्या चीजें होती हैं, ड्रग्स जो थी मोस्ट तौर पे, आमतौर पे एक्सपोर्ट की जा रही थी, किसमें, क्रूड के फॉर्म में, इंपोर्ट की जा रही थी फिनिश्ड फॉर्म में। तो क्या होना स्टार्ट हो गया कि क्रूड जो थे यानी कि रॉ मटेरियल जो थे, कच्चा पदार्थ जो था वो इंडिया से बाहर भेजा जा रहा था, और वहां पे इंडिया से बाहर ब्रिटिश में या कहीं किसी और कंट्री में भी उसको तैयार किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ दैट क्रूड मटेरियल, वहां पे फिनिश्ड प्रोडक्ट भारत में दोबारा लाया जा रहा था। तो ये प्रोसेस चल रहा था उस टाइम पे। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे स्टार्ट हुआ तो इंपोर्ट होना ड्रग का वो कंप्लीट तरीके से बंद हो गया, कट ऑफ हो गया। इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग वर रिज्यूम्ड आफ्टर द वॉर, और इंपोर्ट होना ड्रग का जो विश्व युद्ध था उसके बाद होना स्टार्ट हुआ। उस ड्यूरेशन में क्या होता है, 1914 से 1920 में वर्ल्ड वॉर रहा और वो सारी चीजें जो थी आदान प्रदान वो खत्म हो गया। तो उस ड्यूरेशन पे क्या होता है कि कोई भी एब्सेंस
इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी पाबंदियां नहीं रही, रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, तो क्वालिटी ऑफ ड्रग जो इंपोर्ट की जा रही थी उसका उसके लिए उसको खराब क्वालिटी में देने लगे, उसमें मिलावट आने लगी। उस मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने इस चीज का, पाबंदियां ना होने का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खूब फायदा उठाया उन्होंने। अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावटी दवाइयाँ दवाइयाँ भारत में मंगाई गई, और ऐसी दवाइयाँ जो यूजेबल नहीं थी उसका फायदा उठाकर उन्होंने ये चीजें की। फॉरेनर मैन्युफैक्चरर्स डंप्ड कर रहे थे कुछ इंफीरियर क्वालिटी की, सुपीरियर अच्छी क्वालिटी की नहीं, इंफीरियर लो क्वालिटी की मेडिसिन और अल्टरनेटिव मिलावटी ड्रग जो थे वो डंप कर रहे थे, वो हमारे यहाँ पर भेज रहे थे। मार्केट्स वर फुल ऑफ सॉर्ट ऑफ यूजलेस, मार्केट जो थी उस टाइम पे यूजलेस और बिना मतलब जो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं शो कर रही थी, जिनका मेडिसिन को खाने के बाद कोई असर ही बॉडी में नहीं आ रहा था, पेशेंट क्योर नहीं हो पा रहा था डिजीज से, पेशेंट रिलीफ नहीं फील कर पा रहा था, वो ड्रग्स से उस टाइम पे मार्केट पूरा भरा हुआ था। और न केवल भरा हुआ था बल्कि उन ड्रग्स को एक अनक्वालिफाइड पर्सन वहां पर सेल कर रहे थे। तो इतनी लापरवाही वहां पे की गई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। अब ये तो मैंने बात कर ली कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्या चीजें हुई। अच्छा, इंडिपेंडेंस से पहले भी कुछ ड्रग इंक्वायरी कमेटीज ऑलरेडी अवेलेबल थी इंडिया में, उसके बारे में हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, प्रोफेशन जो फार्मेसी का प्रोफेशन था इंडिया के अंदर उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद, जब भारत आजाद हो गया उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। At independence in 1947, India inherited a system for pharmacy profession from the British rule that was unorganized and there was no legal restrictions on practice of pharmacy. इंडिपेंडेंस के दौरान या इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या किया, एक सिस्टम फार्मेसी प्रोफेशंस के लिए, जो कि ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने एक सिस्टम डेवलप ऑलरेडी कर दिया था, तो उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया, जो कि अनऑर्गेनाइज था और कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। यानी कि जैसे आज की डेट में ओनली अ फार्मासिस्ट कैन गिव यू अ मेडिसन, ओके, मेडिकल शॉप पे या फार्मेसी पे। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। हालांकि कुछ रूल्स डेवलप किए गए थे ब्रिटिश रूलर द्वारा, कुछ सिस्टम्स बनाए गए थे, लेकिन एक लीगल तरीके से कि ये मानने ही मानने हैं उस तरह के सिस्टम्स वहां पे या रूल्स नहीं थे, अनऑर्गेनाइज था कंप्लीट तरीके से। द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस वॉज नॉट रियलाइज्ड अंटिल आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज गेन। कॉन्सेप्ट क्या था फार्मेसी प्रैक्टिस का, वो रियलाइजेशन ही नहीं हुआ उसके कि जरूरत भी है, रिक्वायरमेंट भी है, जब तक कि इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई। क्योंकि इंडिपेंडेंस उस टाइम पे जो मेन टॉपिक था, मेन जो मुद्दा था कि हमको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, ना कि फार्मेसी प्रोफेशन का डेवलपमेंट या ऐसा कुछ था, तो वो प्रायोरिटी अलग थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस सारे सिस्टम्स को या सारे एरियाज में रूल एंड रेगुलेशन डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वहीं पे वो सिस्टम्स के अंतर्गत ही हमारा फार्मेसी सिस्टम या फार्मेसी प्रोफेशन भी डेवलप आउट होता है। In 1948, the Pharmacy Act 1948 was enacted as the nation's first minimum standard of educational qualification for pharmacy practice to regulate the practice, education and प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 जो था उसको इनेक्टेड किया गया था, और उसमें सबसे पहले कि मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए, फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, या फिर फार्मेसी की प्रोफेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उस टाइम पे पहला जो रूल था या पहला इनिशिएटिव जो था वो उस एक्ट में डेवलप किया गया, उस एक्ट में दिया गया कि फार्मेसी की शिक्षा देने के लिए, फार्मेसी प्रोफेशन में होने के लिए, फार्मेसी की प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी ही होनी चाहिए। वो किसमें किया गया, एक्ट, द फार्मेसी एक्ट 1948 इन 1948। तो ये बात आप भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, अगेन यहाँ पे सेम मैंने जैसे कि बिफोर इंडिपेंडेंस वाले उसके मैंने पॉइंट डेवलप किए थे, वही से ही मैंने यहाँ पे लिखा है 1948 फार्मेसी एक्ट 1948 पब्लिश किया गया। अगेन इन 1948 इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर B.N. घोष। अच्छा, फार्माकोपिया मैंने बता भी दिया है, फार्माकोपियम बेसिकली सभी ड्रग्स के बारे में ब्योरा टाइप ऑफ दिया गया है।
सारे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उसमें 1948 में। अगर आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो आप एक बार जरूर फार्मेसी जो फार्माकोपिया है वो जरूर देखिएगा कि उसमें किस तरह से मेंशन किए गए हैं मोनोग्राफ, किस तरह से हर एक केमिकल और हर एक ड्रग के बारे में जानकारी वहाँ पे मेंशन की गई है। तो आपको बहुत सारी चीजें जो है सिर्फ फार्माकोपिया पढ़ने से या देख लेने से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 1948 में न केवल फार्मेसी एक्ट जो था वो पब्लिश किया गया, उसके अलावा इंडियन फार्माकोपियल कमेटी जो थी वो भी, उसका भी गठन किया गया। उसके चेयरमैन जो थे वो थे स्वर्गीय डॉक्टर BN घोष, उनको वहां पे चेयरमैनशिप दी गई, कमेटी बनाई गई। इन 1949 में क्या हुआ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज PCI वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI उसका गठन किया गया और वो भी फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत। 1954 में क्या होता है, एजुकेशन रेगुलेशन हैव कम इन फोर्स इन some state but other state lagged behind. Drug and Magic Remedy Objectionable Advertisement Act 54 was passed to stop misleading advertisement. 1954 में एजुकेशन रेगुलेशन जो थी वो एक्टिव हुई। एजुकेशन रेगुलेशन क्या थे कि किस बेसिस पे कॉलेज ओपन हुए जाने, क्या एजुकेशन हमको पढ़ानी है, क्या सिलेबस होना चाहिए, यानी कि कुछ स्टेट में उसको अप्लाई किया गया कि जो जो फार्मेसी प्रोफेशंस जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए कैसे टीचर होने चाहिए, कैसे प्रोफेसर्स होने चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उनको पढ़ना है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया 1954 में। कुछ स्टेट में, लेकिन सारे और जो स्टेट थे वो कहीं इस चीज़ में पीछे रह गए। कुछ स्टेट ने इसको एक्सेप्ट किया या वो उन्होंने लागू किया, लेकिन सभी स्टेट ने इसको लागू नहीं किया। 1954 में ही ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट जो था, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, आज भी बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट हम इधर उधर लिखे देखते हैं कि शर्त या इलाज, ये मतलब एक कुछ भी, मतलब जो कि दावा करते हैं कि ये फलाना कोई भी डिजीज है, कोई भी XYZ डिजीज है, उसको हम पूरी तरह से क्योर कर देंगे, या मतलब आप कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा के बोलना, फेक जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश करना। तो उस तरह की जो चीजें थी वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। तो 1954 में उसको करने के लिए एक एक्ट अप्लाई किया गया जिसको ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बोलते हैं। पास किया गया उस एक्ट को, ताकि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है ना कि अरे ये इलाज ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ताकि जनता गुमराह ना हो, जनता जो है उसको बेवकूफ बनाने वाला कार्य जो था वहां पे समाप्त किया गया। उस एक्ट को अप्लाई करके, लागू करके, या उसमें जो रूल रेगुलेशन थे उनको गवर्नमेंट ने अप्लाई किया। अच्छा, आगे क्या है इसमें, नेक्स्ट अगर हम पढ़ें, 1954 में ये हुआ। उसके बाद क्या होता है, 1955 में, 1 सेकेंड लेट मी जूम इट, 1955 में उसके एक साल बाद मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 was introduced to enforce uniform duty for all state for alcohol products. First edition of Indian Pharmacopoeia was published. 1955 में दो चीजें हुई। पहला एडिशन जो था इंडियन फार्माकोपिया का, जिसके लिए कमेटी गठित की गई, जिसके कौन थे चेयरमैन, जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। उसको मतलब एक तरह से लागू करने से पहले एक बताया जाता है ना कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें चीजें, ये हम कर रहे हैं। तो वो किस लिए किया गया, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ताकि जो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, अगर आप कह सकते हो जो वैध हैं चीजें, यानी कि जिनका यूज ना केवल अच्छी चीजों के लिए बल्कि गलत चीजों के लिए ज्यादा होता है, ठीक है, गलत उद्देश्य से ज्यादा किया जाए, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी की गई कि भाई एक लगाम कसी जानी चाहिए, एक मिनिमम लेवल होना चाहिए भाई कि इतनी ही प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो इस चीज का, किसी भी XYZ मेडिसिन का, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उससे ज्यादा कर रहे हो या उतना भी कर रहे हो तो आपको हमको लिखित में देना होगा, हम इसलिए इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमको ये रिक्वायरमेंट है, ताकि उसका मिसयूज ना हो पाए। तो वहीं पे एक्साइज ड्यूटी एनफोर्स करने के लिए सारी स्टेट में अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पर वो इंट्रोड्यूस किया गया। मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन, यहाँ पे एक वर्ड आया टॉयलेट प्रिपरेशन। मेडिसिनल तो सभी समझते हैं, टॉयलेट प्रिपरेशन का मतलब होता है वो प्रिपरेशन जो आपकी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, किसी चीज को क्योर करने के लिए यूज नहीं कर रहे कि हमको पेन है तो उसको हम पेन किलर खा रहे हैं उसको क्योर करने के लिए।
एनहांस करने के लिए, ब्यूटी एनहांस करने के लिए, हाइजीन एनहांस करने के लिए, हम शैम्पू करते हैं, हम साबुन यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, दैट आर टू मेंटेन अवर बॉडी हाइजीन। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि इनके बिना व्यक्ति मर नहीं जाएगा, लेकिन उसको एक प्रॉपर हाइजीनिक रखने के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी को वो टॉयलेट प्रिपरेशंस की गई। अब टॉयलेट प्रिपरेशंस जो थी, जैसे डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट में एथाइल अल्कोहल या अल्कोहल यूज होता है, तो अल्कोहल यूज, उसको इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा तो हमको वहां पे बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए हम इतने अमाउंट में ये अल्कोहल जो थे वो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट कि उस अल्कोहल का मिसयूज ना हो पाए। 1966 में क्या हुआ, डीपीसीओ, डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म है ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर, वाज फर्स्ट पास्ड इन 1966 एंड देन रिवाइज्ड इन 1970, 1979, 1987, 1995 एंड 2013 इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अच्छा, डीपीसीओ का गठन किया गया, यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पहली बार पास किया गया 1966 में, उसके बाद उसको रिवाइज किया 1970 में, 1900 उसके बाद डीपीसीओ यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर सबसे पहले पास किया हुआ 1966 में। डीपीसीओ यानी कि ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर सबसे पहले 1966 में जो था वो पब्लिश किया गया या पास किया गया, उसके बाद उसको रिवाइज किया गया 1970 में, देन 1979, 1987, 1995 एंड 2013 ये इसको किया गया। ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर एज द नेम इंडिकेट, यानी कि एक किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, किसी भी मेडिसिन की, किसी भी टॉयलेट प्रिपरेशन की, उसके इंग्रेडिएंट की कॉस्ट क्या आई है, या किसी भी बहुत सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक रेट डिसाइड करना। ऐसा नहीं है कि मनचाहा रेट डिसाइड कर दिया, उसको जस्टिफिकेशन वाला रेट होना चाहिए, जस्टिफिकेशन वाली कॉस्ट होनी चाहिए उसकी, कि भाई इतने इंग्रेडिएंट्स में ऐड हुए हैं, उन्हीं का रॉ मटेरियल का ही या हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ही या उसमें जो इन्वेस्ट किया है उसी का कॉस्ट 5 रुपए है फॉर एन एग्जाम्पल, इसलिए हम इसको 6 रुपए में बेच रहे हैं ताकि हमको 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। ये नहीं कि 5 रुपए की पूरी लागत है उसको हम बेच रहे हैं 500 रुपए में, हम उसको बेच रहे हैं 50 रुपए में, क्यों? क्योंकि हमारा मन है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए ये डीपीसीओ एक्ट जो था, डीपीसीओ ऑर्डर जो था वो 1966 में किया गया। हालांकि उसमें रिविजन होते रहे थोड़े थोड़े कि भाई इसमें ये सुधार कर सकते हैं, ये वो सुधार कर सकते हैं, तो ये सब चीजें होती रही। देन लेटर ऑन इन 1985 में क्या होता है, 1985 में क्या होता है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो थी वो इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट कि जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं उनसे हम सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर पाए। नार्कोटिक्स या फिर डिप्रेशन के लिए या फिर किसी भी ऐसे डिसऑर्डर के लिए हम कोई ड्रग लेते हैं जो कि काम कर देती हैं हमारे उस ब्रेन को, हमारी बॉडी को, तो वो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। एडिक्टिव ड्रग्स का जो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज होता है, एक तो हम उसको लेने के यूज टू हो जाते हैं, स्पेशली एक जो हमने पर्टिकुलर डोज हमने लेना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो डोज बढ़ती चली जाती है, हम हैबिचुअल होने के साथ साथ उसकी टॉलरेंस, उसको सहन करने की क्षमता भी हमारी बढ़ती चली जाती है, और बाद में जाके लेटर ऑन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो लेटर ऑन वो एक बहुत ही गलत इफेक्ट हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे शो करती है। तो उससे बचाने के लिए एक एक्ट, वो भी रूल और रेगुलेशन लाए गए कि अगर नार्कोटिक ड्रग या हैबिचुअल ड्रग कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर बेच रहा है, फार्मेसी या कोई फार्मासिस्ट बेच रहा है, तो उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, कि भाई एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, या हमारे पास ये पता होना चाहिए कि किस डिसऑर्डर के लिए ये जनता जो है या पेशेंट जो है वो इस ड्रग को खरीद रहा है। ऐसे ही नहीं, एवे ही नहीं खरीद रहा है कि भाई वो हैबिचुअल है या उसने कभी वो ड्रग खाई तो अब उसको कंटिन्यू करना चाहता है, एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, उसके लिए रूल वहां पे डेवलप किए गए 1985 में। ड्रग पॉलिसी 1978, ड्रग पॉलिसी 1986 एंड September 1994 द न्यू ड्रग पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। ड्रग पॉलिसीज अनाउंस हुई 1978 में, 1986 में, 1994 में नई ड्रग पॉलिसीज जो थी वो अनाउंस की गई। 2002 में क्या होता है, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 में वो हुआ, और कोर्ट केस आप समझते, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी कोई भी रूल और रेगुलेशन आप बनाते हो तो ऑब्जेक्शंस बहुत सारे आते हैं, तो वो सब चीजें इसमें 2002 में हुई। देन 2012 में क्या होता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी NPPA 2012 सीक टू रिप्लेस द ड्रग पॉलिसी 1994।
2012 में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी एनपीपीए उसने रिप्लेस किया ड्रग पॉलिसी जो कि 1994 में आई थी। तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डेवलपमेंट हुए, उसके बाद डिफरेंट एडिशंस ऑफ फार्माकोपियाज, वो आज तक भी एडिशंस आ रहे हैं। वो जो जो न्यू ड्रग डेवलप होती है या कोई नई जानकारी मिलती है तो उसको अगेन जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नॉलेज या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेडिसन्स न्यू सब्सटेंसेस इकट्ठा हो जाते हैं तो एक नया एडिशन जो है, एक नया आप कह सकते हो प्रकाशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का, किसी फार्माकोपिया का, वो पब्लिश किया जाता है। तो वो तो हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन जो मेन मेन जो चीज़ें थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस, वो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये आपको बेनिफिशियल हैं आपके रेगुलर एग्जाम जो होते हैं ईयरली सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, और आपके एग्जिट एग्जामिनेशन और जीपेड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के पर्पज से भी ये बहुत बेनिफिशियल notes हैं. So this is it for today's video. Hope you like this video, and if you do then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, that is Farmcation. Thank you very much for your love and support, and thank you very much for watching this video. Bye bye.